लो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन में। जो क्लास 7th में है साइंस का, जो आपका 19 चैप्टर है वह हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो आपका 19 चैप्टर है जल, यानी उसको बोलते हैं वाटर इंग्लिश में। अब केमिस्ट्री में बोलें, जो फार्मूला इसका रसायन में कहते हैं वो बोलते हैं H2O। तो चलिए धीरे धीरे इसका देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें। जल का संगठन, जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हैं, जल एक अच्छा विलायक, जल का खारापन, जल की कठोरता, जल प्रदूषण और जल संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मोटी मोटी तौर पे बात करें तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि आपका जो जल होता है पृथ्वी पे कितने भाग पे जल होता है, कितना परसेंट समुद्र में होता है, कितना परसेंट कहाँ, पूरा एरिया देखिए आप इसमें। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, यानी जो पृथ्वी हमारी है क्या है, 3/4 भाग में पानी ही पानी है। उसके बाद क्या है, धरातल कुछ वन्य है, ठीक है, जिसमें 97% समुद्र जल होता है। 2% जो जल होता है वो ग्लेशियर या ध्रुव जो बर्फ़ की जगह होती है वहाँ से होता है, तथा 1% झील या नदी या तालाब के जल होते हैं। परंतु अब देखिए इसमें सारे तो उपयोगी है नहीं, जो बर्फ़ है वो भी उपयोगी नहीं है, यानी कुछ का पार्ट हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे समुद्र का पानी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए क्या, जल का संगठन, संगठन मतलब कैसे क्या करेंगे, इसका इसमें कितने कितने तत्व मिले हैं इसके बारे में देखिए। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि संसार के सभी पदार्थ जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, बेसिकली पंचतत्व। मानव का शरीर भी इन्हीं पंचतत्व से मिलकर बना होता था और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता था। समय बीतने पर वैज्ञानिकों ने बताया कि जल तत्व नहीं बल्कि क्या है, आपका एक यौगिक है, यानी बोले तो कंपाउंड है। अब देखिए कंपाउंड कैसे सिद्ध हुआ। जल का विद्युत अपघटन करने पर, यानी अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स करके अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, हमको प्राप्त होंगे। यानी H2 और O2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी वाटर बनाते हैं, यानी जल बनाते हैं। अब जो H होगा वो हाइड्रोजन का फॉर्म होगा, O होगा जो क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें पूरा बेसिकली बताया गया। जल देखिए, विद्युत अपघटन जब आप करेंगे तो H2 अलग टूटेगा और O2 अलग टूटेगा। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जल अवयवी तत्व होते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं जल में क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। वास्तव में जल का प्रत्येक अणु 2 परमाणु हाइड्रोजन तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जल का अणु सूत्र जो होता है वो होता है H2O, यानी हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु अणु और ऑक्सीजन का 1। आयतन हाइड्रोजन तथा 1 आयतन ऑक्सीजन पूर्ण रूप से संयोग करके जल बनाते हैं। अब देखिए आगे देखिए, जल के भौतिक और रासायनिक गुण कैसा होता है। जल का जो नॉर्मली क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बोले तो जो वाष्प होता है और हिमांक यानी ठंडापन। जल में विभिन्न प्रकार के लवण यानी जो साल्ट होते हैं आपके घुले रहते हैं, जिसके कारण जल का विशेष स्वाद होता है। जैसे समुद्री पानी, उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, विभिन्न। फिर आगे देखते हैं, मेन पॉइंट की हम लोग इसमें बात करेंगे और ज़्यादा नहीं। अब क्रियाकलाप दिया गया है, इसके माध्यम से आप देखिए इसमें एक बीकर या गिलास, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालें। बर्फ़ या गिलास में लगभग 2 से 3 भाग डालें। क्या होता है, जल डालने पर बर्फ़ जल के ऊपर तैरने लगती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि बर्फ़ ठोस का घनत्व जल घनत्व की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है, जिससे बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। सर्दियों में जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो ठंडे प्रदेशों में ताप क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जाता है। ताप के गिरने से नलों में आने वाला पानी भी ठंडा होकर जमने लगता है। पानी में जमने से आयतन बढ़ जाता है, जिससे नल या पाइप फट जाता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे यह अपेक्षाकृत होता है कि सर्दी जगहों में जितने भी आपके झीलें होती हैं उसके नीचे पानी कैसा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, ऊपर क्या होगा, बर्फ़ सतह पे जमा रहेगा। आगे चल के देखते हैं। जल से धातुओं की क्रिया। अब इसका रिएक्शन कैसा होगा किसी भी धातु से। जल उदासीन है किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, इससे अगर क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त होगा इससे। सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसमें दिया गया है 2Na, यानी 2 आपका Na क्या होगा, तो सोडियम के फॉर्म में होगा और आपका 2H2 जो होगा जल के फॉर्म में होगा। अब दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बोले तो 2NaOH बनाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। आगे चलते हैं।
कई अन्य धातुएं भी पानी से क्रिया कर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाती है। लोहा एक ऐसी धातु है जो नम वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, जिससे क्या कहते हैं, जिसमें जंग लगे होते हैं। लगातार पानी और वायु के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लग जाता है। इस लोहे का संक्षारण कहते हैं इसको। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इन पर प्राय अन्य धातुओं का पेंट लेप चढ़ा दिया जाता है। ये पॉइंट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। अब देखिए विलायक के रूप में जल का इस्तेमाल कैसे होगा। डिहाइड्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चीनी और नमक को घोलकर इसका ORS बनाकर पिया जाता है, तो क्या होता है, यही आपका विलायक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें मोटी मोटी तौर पे पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। जल का खारापन, जल के विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे वर्षा का जल, कुएं का जल, नदी का जल से प्राप्त जल को समान मात्रा में अलग अलग कांच की प्याली में रखें। सभी कांच की प्यालियों के जल की पूरी मात्रा को वाष्पित होने के बाद प्रत्येक प्याली का अवलोकन करें। आप देखेंगे कि सभी कांच की प्याली का जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला आता है एवं कुछ ठोस पदार्थ वाच ग्लास में रह जाता है। वाच ग्लास में प्राप्त पदार्थों की मात्राओं का अवलोकन करें। क्या देखते हैं, नदी के जल में सबसे अधिक, वर्षा के जल सबसे कम पदार्थ प्राप्त होते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, जल में कुछ पदार्थ घुले होते हैं जिनकी मात्रा जल के स्रोत पर निर्भर करती है। अब जैसे पृथ्वी पर जल कितना होगा, 3/4 भाग होगा। इससे क्या होगा कि इस जल में जो आपके साल्ट होंगे, खनिज होंगे, इनकी मात्रा क्या होगी, विलय होगी, अत्यधिक विलय होगी। 1 लीटर समुद्र के जल में लगभग 35 ग्राम खनिज साल्ट आपके मिले होते हैं, जबकि 1 लीटर नदी के जल में लगभग 2 या 3 ग्राम ही साल्ट पाए जाते हैं। यानी इससे अपेक्षाकृत क्या हो कि समुद्र में ज़्यादा साल्ट पाया जाएगा, इसलिए वहाँ से नमक भी बनता रहेगा। आगे देखते हैं, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछता भी है कभी कभी और आता भी है। सबसे पहले समुद्री जल को बड़े बड़े पाइपों और जल पंपों की मदद से बड़े बड़े क्यारियों में एकत्र करते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया इसमें की जाती है। समुद्र का जल वातावरण में चला जाता है तथा क्यारियों में जो साल्ट होता है, नमक जिसको बोलते हैं, शेष रहता है। इस नमक को एकत्र करते फिर निर्वात वाष्पन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं आगे, जल की कठोरता कैसे पता चलेगी कि कठोरता जल का कैसा है। अब देखिए, जो साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं मृदु जल कहलाते हैं, और जो साबुन के साथ कम झाग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, कठोर जल कहते हैं। यानी जल के 2 प्रकार यहाँ से पता चल गया कि आपका कठोर जल कैसा है, मृदु जल कैसा है। यानी जहाँ पे साबुन अगर आपका अधिक झाग देता है वो आपका मृदु जल हो जाएगा, जहाँ साबुन अगर आपका कम झाग देता है वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका कठोर जल होगा। अब देखिए, जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलित लवण जो साल्ट होता है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र याद करते रहिए, आगे बहुत काम आएगा, जिसका क्या बोलते हैं, CaHCO3, फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 आदि के कारण होती है। जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के विभिन्न साल्टों के कारण जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अब इसको देखते हैं, अस्थायी कैसा होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए कई विधि हैं, जैसे इसको उबालते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर उबाल कर छान कर पीते हैं, फिर इसका बाद के इस्तेमाल करते हैं चूना मिलाकर। इस विधि में क्लार्क विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जिससे जल में घुलित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चूने के पानी से क्रिया करके अविलय साल्ट बनाते हैं, जिसे छानकर जल अलग कर लिया जाता है। फिर आपका आता है, देखिए इन्वायरमेंट में कैसा क्या होता है। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यह कार्बोनिक अम्ल मृदा या चूना पत्थर में उपस्थित अविलय कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करता है, जिस जल में विलय खनिज कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। अब स्थायी कठोरता क्या है। जल की स्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट इनके घुले होने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित विधि से दूर होती है। जैसे धावन सोडा द्वारा कैसे इसमें होगा, इसमें बताया गया है। कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम
कार्बोनेट Na2CO3 इसका फार्मूला है। इसकी एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए साल्ट जिसको बोलते हैं CaCl2 MgCl2, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि धावन सोडे से क्रिया करके क्या होते हैं, अम्लीय साल्ट बनाते हैं, जिन्हें छान कर अलग करके इसमें साबुन के साथ अधिक झाग देता है। फिर आता है आपका परम्यूरेट विधि या जियोलाइट विधि जिसको बोलते हैं। ये सारे आपके कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। जो मेन टॉपिक है आपके क्वेश्चन में पूछने लायक है वही हम लोग करेंगे। आसवन विधि इसमें आता है, ये सब आप पीछे पढ़ भी चुके हैं अधिकतर चीज़ें। जल प्रदूषण इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन आता है अधिकतर। जल प्रदूषण देखिए, ऐसे पदार्थ जो वातावरण, वायु, जल, मृदा में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्रदूषक किसे कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट में वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, इस पे मिल जाएं और जीवन के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रदूषक बोलेंगे। हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। अब देखो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें चाहे आपका वायु हो, भूमि हो या जल हो, इसमें भौतिक या रासायनिक रूप में अगर कोई भी जैविक लक्षण अवांछित रूप से परिवर्तन कर दे पर्यावरण में, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रदूषण कहलाएंगे। प्रदूषण प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों रूप से हो सकते हैं। कृत्रिम यानी जो हम लोग आजकल गंदापन कर रहे हैं वो हो गया, और प्राकृतिक पता ही है, मानव जन्य दोनों प्रकार का हो सकता है। जीवन के लिए वांछित पदार्थों का जल एक प्रमुख स्थान है। साथ ही जल परिवहन, कृषि, उद्योगों के लिए परमावश्यक है, यानी जल सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो आप कोई जीव हो, जीव जंतु के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अन्य क्षेत्रों में भी इम्पॉर्टेंट है। जब जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाए जिससे वह जीवों के लिए हानिकारक तथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो जाए, वह जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन कहलाता है। अब देखते हैं जल प्रदूषण के कारण और हानिकारक प्रभाव क्या हैं, इसको देखते हैं। सीवेज व अपमार्जक को झील, नदी या तालाब में प्रवाहित करना। जब हम लोग कपड़े धुलते हैं क्या करते हैं, अक्सर नालियों में प्रवाहित करके भेज देते हैं। मनुष्य तथा नदियों में नहाना, कपड़ा धोना व पशुओं को नहलाना है, इसके कारण भी होता है। औद्योगिक अपशिष्ट एवं कृषि अपशिष्ट प्रवाहित करना, इसमें जितने भी कारण लिखे हैं आप लोग इसका उल्लेख कर लीजिएगा। बड़ी मात्रा में घरेलू सीवेज नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे शैवाल, आपके एल्गी, बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, जो पानी के ऑक्सीजन का प्रयोग करके पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से उसी में पाए जाने वाले जीव जो मछली होती है उसकी मृत्यु होने लगती है। यही आपका क्या यूट्रोफिकेशन होने लगता है। कारखानों से निकलने वाले सीवेज में जहरीला प्रदूषक जैसे साइनाइड, मर्क्यूरी इत्यादि ज़्यादा पाए जाते हैं, जो मछलियों व अन्य जीवों में क्या होता है, सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, प्लास्टिक, ये मनुष्य के शरीर में पहुँचता है और क्या होगा, नुकसान होगा। फिर आपका है उर्वरक कीटनाशक DDT का अत्यधिक उपयोग होना खेतों में, उसके कारण भी मनुष्य में क्या होता है, हानिकारक होता है। जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस और पीलिया जैसे रोग भी फैलते हैं। जल में विद्यमान अम्ल तथा क्षार सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं, जिससे नदियों के जल की स्वतः शुद्धिकरण प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। अब आता है जल रोकथाम, इसका कैसे करेंगे। रोकथाम नियंत्रण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा जरूर पेपर में। अब देखिए इसमें क्या है पूरा, औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्यन के जल को नदियों अथवा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। शहरों के मल व्यन के जल को निम्नलिखित प्रकार से उपचारित किया जाता है। सबसे पहले जल मल को एक घर्षण क्रिया द्वारा, इसमें जो आपका सीवेज होता है उसी के थ्रू आपका होता है। फिर आपका आता है देखिए सीवेज वाला संशोधन का बनाया गया चित्र, इसमें आप समझ सकते हैं मेथेन का उपयोग किया जाता है, जो मेथेन गैस बाहर निकलती है दुर्गंध, और 85% प्रदूषक हट जाते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जल का संक्षारण कैसे होगा ये देखते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन आता है, जल का संक्षारण कैसे करोगे। वर्षा ऋतु में अब देखिए जल, इसमें आप लिख सकते हैं जो डेली क्रियाकलाप आपका होता है, ये जल का संग्रहण कैसा होगा, उसको कैसे हम बचाएंगे, कुआं, तालाब के इत्यादि के द्वारा, तो इसमें सब बना के लिखना है आपको। बस इतना आपका इनफ है चैप्टर में। तो इसमें अभ्यास प्रश्न है,
अब देखिए जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, इसका घनत्व जो है कितने ताप पर अधिकतम होता है, इसका क्वेश्चन है। फिर इनमें से कौन सा जल के साथ तेज़ी से क्रिया करता है, तो इसका अगले पार्ट में हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे। और थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, जहाँ से आपके क्वेश्चन है इससे लिखने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आई होप तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।